अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो बच्चों, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास स्टेप नंबर 5 आ जाता है। स्टेप 5 जिसका नाम है जी क्रिटिकल रीजन या फिर इसका दूसरा नाम है हमारे पास रिजेक्शन रीजन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चौथे स्टेप में हम जी कैलकुलेटेड या डी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस स्टेप में हमने टेबल से एक वैल्यू निकालनी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है। फिर सवाल ये है कि व्हाट इज क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, इसका दूसरा नाम है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन आखिर होता क्या है। तो जनरल ओवरव्यू आप थोड़ा सा समझ लें। आपको मैंने ये बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कि टाइप 1 एरर करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और टाइप 1 एरर क्या था कि एक ट्रू एच नॉट को रिजेक्ट कर देना क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.05 या फिर 5%। ठीक है। अल्फा की वैल्यू समझ आई बात की। ये आप 1% भी ले सकते हैं, ये 0.01 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब रिजेक्शन रीजन एक्चुअली हमारे पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। क्या है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर रिजेक्शन रीजन से मुराद वो रीजन है कि अगर जो हम जी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हमने जो फोर्थ स्टेप में जी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाली है, तो अगर वो वैल्यू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में इस रीजन के अंदर आ जाए तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना होता है। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं पहले। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं प्यारे बच्चों, एन एरिया इन द sample space such that if calculated value lie within this region then we reject H नॉट। ठीक है। तो ऐसा रीजन, ऐसा सैंपल स्पेस में वो एरिया कि जहां पर अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई तो हमने हाइपोथेसिस को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है। फिर वो कहता है इट कंटेन α% ऑफ द सैंपल स्पेस ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ आए। तो पहले बच्चों, ये हमारे पास जो है सैंपल स्पेस है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। ठीक है। उसके बाद आप प्यारे बच्चों जानते हैं द टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब रिजेक्शन रीजन क्या है कि आपको मैंने बताया ये किसके इक्वल होता है, α%। और अल्फा कितना होता है, 0.05। तो या तो ये रिजेक्शन रीजन सारे का सारा इधर आ सकता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, 5% अल्फा। ठीक है। या फिर अल्फा बराबर है 0.05। सही है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन। क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन। और ये वाला जो सारा है इसे 1 माइनस अल्फा कहूंगा, यानी ये पूरा टोटल एरिया किसके इक्वल होता है आप जानते हैं 1 के। तो 1 में से अगर मैं ये अल्फा माइनस कर दूं तो ये 1 माइनस अल्फा ये क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस रीजन। क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है इसे आप क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, रिजेक्शन रीजन। सही है। अब जब हमने जी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी है, अगर तो वो वैल्यू इस रीजन के अंदर आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू इस रीजन में आती है तो तब हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रिजेक्शन रीजन में आए तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ देखिए एक्सेप्टेंस रीजन की डेफिनेशन भी आपने साथ ही कर ली है। एन एरिया इन द सैंपल स्पेस सच दैट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू लाई विद इन दिस रीजन वी एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन की डेफिनेशन क्या होगी जी, एन एरिया इन द सैंपल स्पेस सच दैट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू lie within this region we accept H naught। ठीक है, उसके साथ प्यारे बच्चों ये जो है कंटेन 1 माइनस अल्फा ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये 1 माइनस अल्फा जो हमारे पास है टेबल का एरिया उसके ऊपर ये मुश्तमिल होता है। अब यहाँ से एक बात और निकलती है कि रिजेक्शन रीजन जो है ये दोनों टेल्स पे भी हो सकता है और एक टेल पे भी हो सकता है। रिजेक्शन रीजन दोनों टेल्स पे भी हो सकता है और एक टेल पे भी हो सकता है। तो अगर तो बच्चों रिजेक्शन रीजन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के एक साइड पे होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट। और अगर रिजेक्शन रीजन इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो, दोनों तरफ लाए करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट। अरे बच्चों वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन वो सैंपल एरिया के एक साइड पे लाए करे तो वो क्या कहलाता है, वन टेल टेस्ट, मतलब एक टेल पे है। और अगर वो क्रिटिकल रीजन वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों एंड पे है, दोनों टेल्स पे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट। इफ रिजेक्शन रीजन lie on one side of the sample space। ठीक है, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरीके से बच्चों इफ रिजेक्शन रीजन lie on both ends कह लें आप या आप साइड्स कह लें, जो मर्जी कह लें, ऑफ द सैंपल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको आप क्या बोलते हो, टू टेल टेस्ट। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट को देख के कि ये वन टेल टेस्ट था या फिर टू टेल टेस्ट था। अब हम सिर्फ अपने पॉइंट के बिल्कुल करीब हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। तो उसके लिए आपको पहला स्टेप जो आप लिखते हैं, अपना नल हाइपोथेसिस को देखकर आप अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो उस अल्टरनेट हाइपोथेसिस की नेचर को देखकर आप ये डिसाइड करते हैं कि ये वन टेल टेस्ट है या फिर टू टेल टेस्ट है। यानी जो हमारे पास वन टेल टेस्ट है उसके लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो दो इस्तेमाल होते हैं, या स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन। ठीक है, और जो टू टेल टेस्ट है उसके लिए प्यारे बच्चों जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस्तेमाल होता है वो होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब मजीद में इनको डायग्राम बना के आपको, ये प्यारे बच्चों हमारे पास इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये होती है मीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो रिजेक्शन रीजन है
ये दोनों टेल पर हो, मतलब यहाँ भी हो, ठीक है, और यहाँ भी हो। तो ऐसे टेस्ट को आप क्या बोलते हो? टू टेल टेस्ट। क्या बोलते हो? टू टेल टेस्ट, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास साइन जो इस्तेमाल होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस का, वो इस्तेमाल होता है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। इसमें जो आपने टेबल में वैल्यू देखनी होती है, अब आप अगर आप देखें ना, रिजेक्शन रीजन टोटल कितना इक्वल होता है? रिजेक्शन रीजन टोटल होता है 5%, ठीक है। कितना होता है? 5%। तो अगर टू टेल टेस्ट होगा तो 5 आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर, यानी अल्फा बाय 2 इधर हो जाएगा और अल्फा बाय 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू अगर मैं 0.05 को 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो जवाब आता है वो आता है 0.025, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आंसर आएगा? 0.025 और 0.025। तो मैंने इस वैल्यू को किसके अंदर देखना है? टेबल के अंदर देखना है। तो इसके साथ साथ अगर वन टेल टेस्ट है तो वो भी दूसरा कैसे हो सकता है कि या तो लेफ्ट टेल पे हो सकता है रिजेक्शन रीजन, या फिर कहाँ हो सकता है? राइट टेल के ऊपर। ये हमारा आ गया रिजेक्शन रीजन, और ये वाला जो सारा है ये हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और इसमें आप प्यारे बच्चों जो हमारे पास ये अल्फा है वो 5% कहाँ होगा? एक ही टेल के ऊपर होगा। लेकिन अगर टू टेल टेस्ट है तो उसमें हमारा जो रिजेक्शन रीजन है वो क्या होगा? दो टेल्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर और हाफ इधर। अब सिंपल सी आपको मैं बात बताता हूँ कि एक्चुअली हमने करना क्या है। तो हमने करना ये है कि हमने स्टेटमेंट को देखकर सबसे पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना है। फार्मूलेट करने के बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। तीसरे स्टेप में बच्चों हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करके जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू को निकाल लेना है। चौथे स्टेप में हमने पहले स्टेप को देखते हुए कि वहां पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये वाला था या फिर ये वाला था या फिर ये वाला था। अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साइन को देखकर हमने ये डिसाइड करना है कि हमने टेबल से अल्फा की वैल्यू निकालनी है या फिर अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। टेबल में अभी आपको दिखाता हूं। तो हमने ये चीज इसलिए की है ताकि हम ये फैसला कर सकें कि हमने टेबल से अल्फा की वैल्यू देखनी है या फिर अल्फा बाय 2 की वैल्यू देखनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू देख लेंगे उसके बाद हम जी कैलकुलेटेड की वैल्यू के साथ इसका मुवाजना करेंगे। मुवाजना करने के बाद हम अपना फाइनल कंक्लूजन दिखा देंगे। तो अगर तो सिग्मा नाउन है तो उसके लिए हम आपको पता है कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? जी टेस्ट। तो उसमें हमने क्रिटिकल रीजन में जी कैलकुलेटेड, ठीक है, इसकी या तो जी अल्फा की वैल्यू देखनी होती है या फिर हमने जी कैलकुलेटेड जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। पांचवें स्टेप। इसी तरह बच्चों अगर हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कब करते हैं? जब सिग्मा अननोन हो और एन क्या हो? स्मॉलर देन 30। तो तब हमने क्या करना है? टी कैलकुलेटेड, ठीक है, टी अल्फा की वैल्यू इस्तेमाल करनी है या फिर टी कैलकुलेटेड टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, साथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बातें कुछ आपने ज़हन में रखनी है। सिंपली हमने करना क्या है कि एक तो चौथे स्टेप में जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। पांचवें स्टेप में सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन करना होता है कि हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है या अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। और इस सवाल का जवाब अब हमें तब मिलता है जब हम पहले स्टेप में देखते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू का साइन है, स्मॉलर देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। इस साइन को देखकर अगर तो स्मॉलर और ग्रेटर देन का साइन हो फिर हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी कौन सा टेस्ट होगा? वो वन टेल टेस्ट होगा। और अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तो उसमें हमने अल्फा बाय 2 की वैल्यू टेबल में देखनी है और वो कौन सा टेस्ट होगा? टू टेल टेस्ट होगा। बस इतना सा प्रोसीजर है। जब हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे जी अल्फा की या फिर जी अल्फा बाय 2 की, उस वैल्यू को हम कैलकुलेटेड वैल्यू से मुवाजना करेंगे और अपना कंक्लूजन दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास परसेंटेज पॉइंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल है, यहाँ से आपने वैल्यू को देखना होता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की लाइन है, यहाँ से आपने वैल्यू को निकालना है अल्फ़ा की या अल्फ़ा बाय 2 की, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा जो है अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं वो या तो 0.05 हो सकती है या फिर 0.01 हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपने 0.05 की वैल्यू देखनी है तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 0.05, ठीक है। इसको आपने यहाँ नीचे आकर इन्फिनिटी की लाइन में जब आप देखेंगे तो ये आपको वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 1.645, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 0.01 की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। ये 0.01 की वैल्यू को आपने इन्फिनिटी की लाइन में देखना है तो वो आपको मिलेगी 2.326, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू देखते हैं तो वो आपने 0.05 बाय डिवाइडेड बाय 2 जब करते हैं तो 0.025 की वैल्यू आपने देखनी है। तो उसको देखने के लिए प्यारे बच्चों ये आपके पास 0.025 है। जब आप इसे इन्फिनिटी की लाइन में देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.9621। और सेम इसी तरीके से जब आप 0.01 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसकी भी वैल्यू आप देख सकते हैं, वो आपके पास आएगी ये वाली 2.5764। तो प्यारे बच्चों इन चारों वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है और 5 स्टेप में आपने ये डिसाइड करने के बाद आपने अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है या अल्फ़ा बाय 2 की। उसके बाद आपने ये देखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको कितना दिया गया है। अगर वो 0.05 दिया गया है तो आपने उसके मुताबिक 2 वैल्यूज़ को ले लेना है, या अगर 0.01 दिया गया है तो आप उसके मुताबिक भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू का आपने 4th स्टेप में जी कैलकुलेटेड वैल्यू या टी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ मवाजना करना होता है, और मवाजना करने के बाद आप अपना फाइनल कंक्लूजन बनाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है कंक्लूजन का। तो अगर तो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू जो हम टेबल से निकालेंगे जी अल्फा की या जी अल्फा बाय 2 की, तो अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू उस टेबल वैल्यू से बड़ी होगी तब आपने क्या करना है, एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। और अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होगी तब आपने एच नॉट को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है।